हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया की सबसे महंगी शादी भी मैंने कराई है। तो जब 2014 की बात आई तो ये केतु का नंबर है, और आपने देखा कि पहली बार ऐसा हुआ कि लोगों ने सर काट के लोगों के फुटबॉल खेले। मतलब ऐसा कोई भी कण नहीं है जिसमें अच्छाई और बुराई ना हो। किसी वक्त ISIS का जो प्रिजनर है, किसी समय अमेरिका का जो प्रिजनर है वो ISIS का चेयरमैन बन जाता है, हेड बन जाता है। जब अन्याय का एक्सेस हो जाता है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। 4 वेद, 18 पुराण और 6 शास्त्र सिर्फ 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 कर्म की उपासना की बात कहते हैं। वेलकम एवरीवन, वेलकम टू वायु वॉइसेस पॉडकास्ट। आज के हमारे पॉडकास्ट में जो हमारे साथ हैं वो है PS त्रिपाठी सर, जो एक एक्सपर्ट हैं एस्ट्रोलॉजी में। सर कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। सर तकलीफ़ तो नहीं हुई यहाँ आने में? नहीं, आने में तकलीफ नहीं हुई, पर पहुंचने में तकलीफ हुई। गेट एक तरह का बंद था और मैं ये सोच रहा था कि कार कहाँ पार्क की जाए। बहरहाल मैंने कार को रोड में ही पार्क किया और अभी आपके पास में हूँ। जी सर, सबसे पहले तो हम आपको थैंक्स कहना चाहेंगे कि आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। मुझे ऐसा लगता है कि यदि ये काम मेरा बेटा कर रहा होता तो मैं उसे इंस्पायर करता। तो मैं देखना चाहता था कि आप लोगों का ये सेटअप कैसा है और क्या करते हैं, पॉडकास्ट में क्या करेंगे। अ, बहुत दिनों तक मीडिया में काम करने के बाद पॉडकास्ट के इस स्टाइल से भी मैं परिचित हूँ, हमने बहुत किया। मगर आप लोगों के द्वारा ये कैसे किया जाता है, क्योंकि मैं एक बहुत बड़े चैनल में हूँ, तो इस लिहाज से बड़ा सेटअप होता है और वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं और सबकी अलग अलग भूमिका होती है। पर आप जैसे एंटरप्रेनर या आप जैसे इनोवेटर जो इस तरह का काम करते हैं, तो वो किस तरह से अपनी छोटी सुविधाओं में पॉडकास्ट को करते हैं, ये एक बड़ा मेरे लिए बड़ा विचार का विषय था। सर हम आपसे आज्ञा लेना चाहेंगे कि क्या हम अपना पॉडकास्ट शुरू करें आज का? एकदम एकदम, मुझे ऐसा लगता है कि हमें पॉडकास्ट शुरू करना चाहिए। तो पहले तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि जो अपने एस्ट्रोलॉजी जो होती है, आप एस्ट्रोलॉजर बने, और ये मैं जर्नी जानना चाहता हूँ कि आपने शुरुआत कहाँ से की, ये किस चीज़ से आप इंस्पायर हुए कि मेरे को एस्ट्रोलॉजी करनी है, एस्ट्रोलॉजर बनना है, और मेन तो ये है कि आपने ये फील्ड क्यों चुनी? सच कहने की कसम खाता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी जर्नी बताऊँ उससे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ तो समझ में आ जाएगा कि मैं बहुत अ, बड़े पंडित का बेटा हूँ। और ज्योतिष, कर्मकांड, वेदांग, वेद, ये सारी चीज़ें मुझे जन्मगोटी में मिले। मेरे पापा बहुत अच्छे पंडित तो थे और एक अच्छे टीचर भी थे। तो ऐसा लगता है कि मैंने जब आँख खोली तब से शायद मैं सारी चीज़ों को देख रहा हूँ अपने आसपास होते। और बैकग्राउंड ऐसा था कि बहुत पैसे थे नहीं उन दिनों में, तो परिवार के लिए ये काम करना होता था। और बहुत छोटे से मैं गणित में माहिर था, तो मैं मेरे पिताजी की जन्म कुंडियाँ बनाया करता था। और जन्म कुंडली बनाते बनाते मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई वयस्क हो रहा था, और उसी समय मेरे अंदर भी ढेर सारे प्रश्न थे। तो जो बड़े महाराज हैं वो, उनसे मिलने बहुत अच्छे लोग आते थे, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, बहुत सारे पंडित, इवन शंकराचार्य, ये जो भी यहाँ गुणी लोग आते थे वो सब मिलने आते थे। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे पिता एक छत्रपति थे, तो मैंने बचपन से विद्वानों को देखा। बहुत सारे ज्योतिषियों को मैं अपनी कुंडली ले जा करके और विनम्रता से पूछा करता था कि मेरे बारे में बताएं।
और वो 2-3 पन्ने पलटा के कहते थे सब ठीक है। मुझे समझ में आता था कि कुछ ठीक नहीं है। है ना? क्योंकि मैं अपनी अ, बाल्यकाल के संघर्ष को जी रहा था और मैं देखता था वहाँ कुछ ठीक नहीं है। पर चूंकि पिता बड़े हैं और वो बड़ा नाम था उनका, तो इस लिहाज से ऐसा लगता था कि लोग उन्हें देख करके सब कुछ ठीक कह देते हैं। फिर वो एक मानसागरी किताब हुआ करती थी घर में। हम एक दिन जन्म कुंडली लेके अपनी ही बैठ गए और हमने अपनी ही भविष्यवाणी, अपना ही भविष्य देखना शुरू किया और बस शुरू हो गया। एक जानने की जिज्ञासा जो थी वो उसने ज्योतिष पढ़ना शुरू करा दिया। पेट रोजी का सवाल था, सो पैसे भी मिलते थे जन्म कुंडली बनाने के। उन दिनों में कोई 10 रुपए, कोई 20, कोई 50, कोई 100 भी दे देता था। पैसे वापस पिताजी के पास ही आते थे, मगर मेरे हिस्से में उनका एक कमांड आता था, ये जन्म कुंडली बना दो। और ये कुंडली बना दिया करते थे हम। और फिर धीरे 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 कब तो मैं एस्ट्रोलॉजर बना मुझे समझ ही नहीं आया। पर ये जर्नी ऐसी ही थी कि आसपास का पूरा वातावरण जो था वो पूरा पांडित्य का था और लोग मुझसे भी अपेक्षा करते थे। सबसे मज़ेदार बात यह है कि मैं पंडित स्वभाव से हूँ या मजबूरी से हूँ, दोनों ही चीज़ें पैरेलल चल रही थी। एक और भी मज़ेदार चीज़ है कि मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ किया और ज़्यादातर कामों में बड़ा सफल रहा, मगर किसी काम ने मुझे पहचान नहीं दी। पहचान एक पंडित नहीं दी, इस पेशे ने ही मुझे पहचान दी। तो मुझे लगा शायद यही मेरी डेस्टिनी है और बस पंडित बन गए। 16 मंत्र आते थे, वेद के 16 मंत्र आते थे, सो पंडिताई कर लेते थे। और फिर बाल्यावस्था से ही पिताजी के रिप्लेसमेंट में, सप्लीमेंट्री में मैं जाया करता था कि जैसे पिताजी ने शिव पुराण की कथा करनी है और वो 2 दिन नहीं जा पाए तो मैं उनकी जगह पे कथा कर लेता था। तो दर्शन भी पैरेलल चल रहा था, कर्मकांड भी चल रहा था और जो लोग पंडित होते हैं उनसे लोग ज्योतिष की अपेक्षा भी करते हैं, तो वो भी चलता रहा। तो साइमल्टेनियसली सारी चीज़ें चलती रहीं धीरे धीरे धीरे। कभी समझ में आया कि ये मेरी पसंद है और कभी समझ में आया मेरी मजबूरी है। जब नहीं मगर एक बहुत अच्छी चीज़ थी जो शायद मैं शेयर करना चाहूँगा कि मैं बड़ा बागी था। पहले मैं पैंट शर्ट में पंडिताई करता था, फिर थोड़ी शर्म आई कि लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो फिर मैंने धोती पहनना शुरू किया। ये हमारे पिता कहते थे कि भाई तुम धोती पहना करो, पर ये बात नहीं बनी। लास्ट में ये हुआ कि भाई कुर्ता अधिक से अधिक पहना जा सकता है और पायजामा। आप मेरे पूरे चेहरे पे देख रहे होंगे कि मेरे हाथों में कोई अंगूठी नहीं, कोई धागा नहीं, कोई माला नहीं, कोई टीका नहीं। ये मेरी बगावत की निशानी है कि मतलब इस पेशे में किसी प्रकार का दिखावा जो था उससे थोड़ी सी नाराजगी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोग बन सवर के पंडित बनते थे और इसलिए लोग उन्हें पंडित कहते थे। तो ये एक बगावत मेरे अपने पेशे में रही और बस इसी तरह से चलता रहा। मुझे पता ही नहीं चला कि कब लोग मुझे पसंद करने लगे, कब लोग मुझसे पूछने लगे। फिर तो शादी हो गई, फिर बच्चे भी हो गए, फिर ज़रूरतें बढ़ने लगी, काम के घंटे बढ़ने लगे और काम किया तो कभी असफलता, कभी विफलता, कभी सफलता, इन सभी के बीच में द्वंद्व के साथ में काम करता रहा। हाँ, एक बात ज़रूर थी कि मैं जब भी कोई काम करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे बड़ी शिद्दत से करता हूँ। तो वो एक शिद्दत रही और फिर आगे थोड़ा सा और काम किया और काम किया। इस बीच में बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। जैसे एक कोरी दीवार होती है, उस पे एक कलाकार आके कुछ कर जाता है, फिर भी वो कोरी रहती है,
तो दूसरा कलाकार भी कुछ कर जाता है। ऐसा करके लोगों ने बहुत कुछ दिया। बहुत सारे लोगों ने मुझे अलग अलग जगहों पर पढ़ाया, अलग अलग तरह से पढ़ाया। अम, एक चीज़ भी और कहनी चाहिए थी मुझे कि एक समय था जब लोग वेबसाइट के बारे में नहीं जानते थे। तब वेबसाइट मेरे पास थी। ऐसा कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की पहली वेबसाइट मेरे पास थी। जिस समय छत्तीसगढ़ में पहले 10 मोबाइल आए, उन 10 मोबाइलों में एक मोबाइल मेरा था। तो इस लिहाज से मैं बड़ा टेक्नो फ्रेंडली था। छत्तीसगढ़ में जिस समय लोग एफएम को सुनते थे, उस समय मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ का जो पहला एफएम था, उसकी पहली लिंक मैंने दी। हाँ, और छत्तीसगढ़ का जो, छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि एफएम की दुनिया में, आप लोग पॉडकास्ट में हैं तो आपको पता होगा कि जो प्रभावी समय होता है वो 40 सेकंड का होता है। और मैंने 55 मिनट का शायद अनकट दिया, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और वो मैंने एक बहुत ही बड़े एफएम में दीपावली पूजन लाइव की थी। हाँ हाँ, ये एक बड़ा अच्छा था क्योंकि वो लाइव था और ये शायद एफएम की दुनिया का बड़ा एक्सपेरिमेंट था। फिर मैंने 1997 में एक पायलट बनाया कि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे लाइव शो करनी चाहिए टीवी में। हाँ, उसका नाम मैंने नक्षत्र रखा और वो फिर 2006 में शुरू हुआ एक केबल से। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस केबल में वो चलता था उसी बिल्डिंग पर एक चैनल भी चलता था। उसने हमारे केबल से इंस्पायर होकर के अपने प्रोग्राम का नाम नक्षत्र रखा और आगे चल कर के मैं उसी नक्षत्र में गेस्ट भी बना। और फिर मैं वहाँ से सारा गया, सारा से जी आया, जी से फिर आईबीसी आया और अभी मैं आईबीसी से आईबीसी में अभी नहीं कर रहा हूँ कुछ दिनों से, बट ठीक है, मेरे कनेक्शन हैं और मैं स्पेशल शो करता हूँ यहाँ पे। पर थोड़ा समय का अभाव है, थोड़ी शारीरिक परेशानियाँ इसके चलते इन चीज़ों से थोड़ी दूरी बनाई। और एक वजह और भी था, मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि मैं एक इंटीग्रेट सिस्टम तैयार करना चाहता था, एग्जैक्टली जैसे मॉल, कि जहाँ पे एक एस्ट्रोलॉजर हो, एस्ट्रोलॉजर जो भी एडवाइस करे वो एक छत के नीचे हो, यानी पूजा पाठ, कर्मकांड, स्टोन, माला, जो भी उसकी ट्रेनिंग, वो सारा का सारा वो मेरा एक पैशन था। और इन दिनों मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। हमने एक बड़ी सी जगह लेकर के और वहाँ पे एक बड़ा सा मंदिर बनाया है नदी के किनारे। और नाउ वी आर डूइंग, हम वहाँ पे नारायण बलि, नाग बलि और काल सर्प को विवाह कराते हैं। ये नियरेस्ट पूजा है और इस पूजा की बहुत अच्छी तकनीक के बारे में लोगों को पता नहीं है। एग्जैक्टली इसकी किताब नहीं है। हाँ, एक उद्दिष्ट श्राद्ध का विधान है जिसकी किताब नहीं है और इसके कारण हम ऐसा कह सकते हैं बहुत हिस्से में हमारी 1000 किलोमीटर में तो मोनोपोली है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि एक अच्छी मोनोपोली है हमारी। सर मैंने भी ऐसा सुना है कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर है जो वो जगह बनी है। हाँ, बहुत सुंदर है, नदी के किनारे है और वो केवल खूबसूरत नहीं है बल्कि मेस्मराइज करने वाला है। वहाँ पे हम अपने सारे यजमानों की पूजा कराते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो जगह रूहानी है। वहाँ पे बहुत सारा काम किया हुआ है तो वो अच्छी जगह है और हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ें वहाँ हैं। मसलन वहाँ वो सारे प्लांट हैं जो हम पूजा में यूज़ करते हैं, वो सारे फ्लावर्स हैं। हमें नदी चाहिए तो नदी है, नदी का किनारा है। हाँ, तो मतलब वो सारी चीज़ें वहाँ हैं। तो शायद मैं बीते कुछ 1 सालों से उस पे भी बिजी ज़्यादा रहा, तो इसलिए भी थोड़ा समय नहीं निकल पाया जी। तो ये कुल मिला के मेरी जर्नी रही और इसमें कुछ लोगों ने पसंद किया होगा, कुछ लोगों ने नापसंद किया होगा। मेरे पिताजी एक अच्छे पंडित थे और वो पंजाबी सनातन सभा के पंडित थे। तो सक्सेशन में वो एक पूरी सोसाइटी मुझे मिली और मैं वो काम करता रहा। एग्जैक्टली आप सोचते होंगे कि मेरी जर्नी कहाँ से शुरू हुई। तो मैं कोई 9 साल का था जब मेरा यज्ञोपवीत हुआ। मतलब मैं पंडिताई उससे पहले कर रहा हूँ, है ना। ऑफिशियली मैं 15 जून 1977 से या 75 से
15 जून 1975 से ऑफिशियली मैंने पंडिताई शुरू की। तो इस लिहाज से अब देख सकते हैं कि कोई 48 साल का अनुभव है। और चूँकि पंडित हैं, पुरोहित करते हैं, तो एकोदिष्ट श्राद्ध से लेकर के, और हमारे यहाँ 3 चीज़ें होती हैं, शांति, संस्कार और प्रतिष्ठा। तो इन तीनों में एक जैसा कमांड रहा। अ, अ, कुछ मामलों में मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा अलग तरह की सोच रखता हूँ। तो इसलिए कुछ चीज़ों को मैंने छोड़ के रखा है। जैसे मेरी व्यक्तिगत निजी सहमति उस तरह से नहीं है जैसे लोग हैं, तो वो उन चीज़ों को छोड़ करके बकाया सारी चीज़ों पे मैं लगातार आज भी प्रयास करता हूँ। देख सर, कितना लंबा आपका करियर रहा है अभी तक, तो ऐसे तो आपने काफ़ी सारे क्लाइंट्स के साथ डील किया होगा। तो लगभग आपके अंदाजे में कितने क्लाइंट होंगे जिनको आपने मतलब डील किया होगा अभी तक? देखिए, मैं अब थोड़ा सा गणित समझाता हूँ। साल में मैं कोई 100 शादियाँ कराता हूँ, तो 48 साल में मैंने कोई 4 साढ़े 4 हज़ार शादियाँ कराई हैं। हाँ। और अ, शायद हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया की सबसे महंगी शादी भी मैंने कराई है। एक शादी हुआ करती थी, पैंडेमिक मैरिज, ये भी मैंने किया। लियो बर्नेट कंपनी ने, जिस समय पूरी दुनिया में लॉकडाउन था, सारी दुनिया फ्रीज हो रखी थी, सब लोग मौत के भय से सहमे हुए थे। उस समय लियो बर्नेट कंपनी, जैसे आमतौर पे अमेरिकन कंपनियां बहुत शानदार परफॉर्म करती है और हर बुरी अपॉर्चुनिटी में भी अपॉर्चुनिटी निकाल लेती है, बुरे समय में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी निकाल लेती है। तो उन्होंने एक पैंडेमिक पैकेज डिज़ाइन किया शादी.com के साथ। और मसला ये था कि एक शादी होनी थी, कोई घर से निकलेगा नहीं, शादी फिर भी हो जाए। तो ये तय हुआ कि लड़का एक जगह पर, लड़की एक जगह पर, पंडित एक जगह पर, और ये शादी होनी चाहिए। तो फिर इसकी लीगैलिटी देखी, लीगल टीम ने लीगल देखा, फिर सब कुछ देखा, और फिर बाद में ये शादी हुई। और शायद इसी के बाद में आगे चल करके ऑनलाइन शादी होनी शुरू हुई। ऑनलाइन शादियाँ शुरू होनी शुरू हुई। ऑनलाइन शादी मतलब ऑनलाइन में तो यूँ फिर भी ऐसा रहता है कि भाई कोई पंडित बाहर होता है, पर ये जो ऑनलाइन शादी थी इसमें सब बाहर थे। माने जो गेस्ट थे वो सारे गेस्ट थे, वो दुनिया के अलग अलग देशों में बैठे थे। और जो लड़की थी वो एक अलग शहर में थी, लड़का एक शहर में था, और पंडित एकदम एक शहर में था। तो इसको करीब लगभग मेरा ख्याल है कि 300 करोड़ से ऊपर पब्लिसिटी मिली थी। हाँ, तो इसलिए मैंने इससे महंगी शादी की। और ये एक तरह का लियो बर्नेट कंपनी का ग्लोबल लॉन्च था, पैंडेमिक मैरिज का। तो वो भी एक बड़ा था, सारी दुनिया ने इस पर एक खबर छापी। और मैं पूरी खबरों को अगर कंक्लूड करता हूँ तो कोई 300 साढ़े 300 करोड़ रुपए की पब्लिसिटी से तब मिली थी। मेरे ख्याल है इसे अभी 2 3 4 साल ही हुआ है, 18 19 की बात। शादी किसकी थी? क्योंकि क्योंकि मुझे पता है कि जब आप पैंडेमिक मैरिज लिखेंगे और उसमें मेरा नाम लिखेंगे तो शायद वो नाम आ जाए। तो मुझे नहीं लगता कि आप जैसे लोगों को ये बताने की ज़रूरत हो कि मैंने शादी किसकी कराई। पर वो शादी हुई थी और इट वॉज़ वेरी कंट्रोवर्शियल, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी थी उसमें, पर वो हुई। और उसके बाद निकाह होने लगे, और उसके बाद में गृह प्रवेश होने लगे। तो उन दिनों में जो पैंडेमिक मैरिज हुआ था, वो उसने एक रास्ता खोला कि जो हिंदुस्तान से बाहर बच्चे रहते हैं, उन्हें अगर अपने घर में बच्चे के मुंडन कराना हो, या बच्चे को सत्यनारायण की कथा करनी हो, या उन्हें गृह प्रवेश करना हो, तो वो ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। वहाँ से एक चीज़ शुरू हुई थी। जी। सर, जैसे ये बात तो हमने जान ली अब आपकी बैक स्टोरी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम सबको भी ये बात बताना चाहेंगे कि आजकल सर ट्रेंड में बहुत ज़्यादा चल रहा है जो मूलांक रहता है। तो ये मूलांक बेसिकली होता क्या है, और लोग कहते हैं कि ये उनकी मतलब आइडेंटिटी डिफाइन करता है।
जी देखिए, जैसे अपन मूलांक कहते हैं ना, अभी जैसे आपकी आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 31 अगस्त, है ना? तो अपन 31 को मूलांक बोलेंगे ना। तो 31 में 1 3, है ना, 4। अभी आप कर क्या रहे हैं? पॉडकास्ट, है ना? इट इज़ ऑल कंसर्न विद द राहु। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग भी 4 नंबर के लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा फैंटेसी पसंद रहते हैं, और वो ऐसे काम को करते हैं जो वर्चुअली बहुत इफेक्ट करते हैं। मतलब जैसे एक स्प्रे होता है ना? इसे हम एक शीशी में बंद देखते हैं, पर जैसे उसे दबाते हैं, वो जो परफ्यूम है वो पूरे शहर में फैल जाता है या पूरे रूम में फैल जाता है। बस ऐसा ही कोई राहु है। राहु मतलब एक वर्चुअली स्प्रेड होने वाली कोई चीज़, एक अंधेरा या एक कल्पना। तो आपका पेशा वही है, आपकी आंखों में भी वही रूहानी शरारत या रूहानी सिग्निफिकेंट है। आप देखते हैं तो आपकी आंखों में भी वही ढेर सारी कल्पनाएं होती हैं, है ना? ड्रीम इसको बोलते हैं, ड्रीमफुल लाइफ है। तो ये आपकी जन्म कुंडली में लिखा हुआ है, इसी से हम आपकी एक पर्सनालिटी डिफाइन करते हैं, है ना? यदि आपने 2014 को देखा होगा, 2014 साल किसी खास बात के लिए जाना जाता है। हाँ, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊँ, शायद 2014 की क्लिपिंग आप देख पाएंगे। 2014 यानी 7, यानी केतु का नंबर, यानी आपका जो बेटर हाफ है ना? ऐसे बोलते हैं कि राहु और केतु क्या था? एक राक्षस था राहु। हुआ यूं था कि देवता देवता भगवान विष्णु और शिव और ब्रह्मा के बहुत करीब थे, और राक्षस जो थे वो हमेशा तप करते, कभी भगवान शिव की उपासना करते और उनसे वरदान मांग करके और फिर बवाल मचाते थे। और फिर जब वो बवाल मचाते थे, देवताओं की जगह छीन लेते और फिर उनको भगा देते, और फिर लोगों को बहुत परेशान करते थे। तो ये मामला करीब करीब रोज रोज ही चलता था। तो एक दिन सभी देवताओं ने ऐसा फैसला किया कि रोज रोज का डंडा ठीक नहीं है। तो जाके उन्होंने विष्णु जी से कहा कि भाई कुछ इसका फैसला करो। उन्होंने कहा ओके ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। देखो, हम एक काम कर सकते हैं, हम समुद्र मंथन कर सकते हैं। बोले ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें एक पर्वत लगेगा और वासुकी लगेगी। तो जो वासुकी है उसको बोल करके और पर्वत से रिक्वेस्ट करके हम समुद्र मंथन करेंगे। बोले इससे क्या होगा? तो राक्षस बड़ी ईगो रखते हैं, तो तुम उनसे बोलना कि हम लोग चूंकि देवता है इसलिए हम मुंह को पकड़ेंगे और आप लोग पूंछ को पकड़ कर। बोला इससे क्या होगा? बोला देखेंगे और तुम मेरे संकेतों को समझना। वहां से अमृत निकलेगा, वो मैं तुम्हें पिला दूंगा, तो तुम अमर हो जाना। फिर राक्षसों का टड्डा परमानेंटली खत्म हो जाएगा। तो सारे देवता राजी हो गए। अब कन्विंस कराने की बारी थी। उनने कन्विंस कराया कि भाई हम लोग समुद्र को मथते हैं और यहाँ जितनी भी रत्न और जितनी भी स्केयर चीज़ें हैं वो हमारे को हासिल हो जाएंगी। मैंने कहा ठीक है। तो समुद्र मंथन शुरू हुआ। एक एक करके जितने भी चीज़ें थी वो देवताओं को दी जाने लगी। उसमें एक निकला हलाहल। चूँकि राक्षस सर्प के सामने मुंह से मथानी मथ रहे थे, इसलिए बहुत सारे राक्षस तो इसलिए ही मर गए, और जो बचे हुए थे वो हलाहल जब निकला तो युवा की इसे कौन लेगा? तो इसे फिर भगवान शिव ने धारण किया। फिर वहाँ से अमृत निकला, और जब अमृत मंथन हुआ तो उस अमृत को मोहिनी ने पिला दिया, और मोहिनी ने देवताओं को पिलाया। इसी बीच में देवताओं के बीच में बैठकर राहु नामक एक जो दैत्य था उसने उस अमृत को पी लिया। सूर्य और चंद्रमा ने उसे भगवान को संकेत करके बताया कि ये जो है अमृत राहु ने पी लिया। तो भगवान ने फिर चक्र से
राहु का सर धड़ कर दिया तो ऊपर का हिस्सा जिसे हम सेंसफुल बोलते हैं उसके पास में सिर आ गया। मतलब राहु के पास सिर था यानी सोचने की कल्पना भर थी, और केतु के पास धड़ था जिसके पास सिर्फ काम करने की इच्छा थी। केतु के पास में सिर नहीं था और राहु के पास में धड़ नहीं था। तो फिर समझ में आया कि राहु इज अ प्लैनेट ऑफ फैंटेसी एंड केतु इज अ प्लैनेट ऑफ एफर्ट, है ना। कि केतु के पास खूब मेहनत आ गई और केतु के पास निर्दयता आ गई। तो जब 2014 की बात आई तो ये केतु का नंबर है, और आपने देखा कि पहली बार ऐसा हुआ कि लोगों ने सर काट के लोगों के फुटबॉल खेले, है ना। इतनी ब्रुटैलिटी आपने शायद कभी देखी होगी। इसके आगे नहीं, इसके पीछे नहीं, लोगों ने छुप के हिंसा की होगी, मगर पहली बार सर काटने का जो विजुअल है वो ISIS ने लाइव किया, और यहीं पे ISIS का फाउंडेशन हुआ। तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि जो मूलांक है वो कितने खास होते हैं, और मूलांक से कैसे हम किसी पर्सनालिटी को समझ सकते हैं। जी, तो सर मैं भी अपना डेट ऑफ बर्थ बताऊं क्या आपको? जरूर बता सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप ज्योतिष को जहाँ से भी देखें, है ना, ज्योतिष का एक हिस्सा हस्त सामुद्रिक है, दूसरा हिस्सा अंकशास्त्र है, तीसरा होरारी है, और चौथा ज्योतिष है। तो अब इसके किसी कोने में भी रह करके आप कुछ भी जानना चाहें तो सभी चमत्कार करने वाले हैं। जी, सर क्या है ना कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो भी अपने बारे में थोड़ा थोड़ा जानना चाहते हैं कि जैसे कई लोगों का, जैसे मैं जितना जानता हूँ तो मूलांक 1 से लेकर 9 तक होता है। हाँ, अगर हम मूलांक एक की बात करें तो एक माना ये सिग्निफिकेंट होता है सूर्य का, तो ऐसे लोग बड़े पॉपुलर होते हैं, है ना। और एक नंबर वाले लोग अक्सर किंग की तरह होते हैं, अपनी इंडस्ट्री में उनका नाम होता है। तो 1 इज अ किंग, इसे हम सूर्य कहते हैं, सूर्य देवता कहते हैं। ये नक्षत्रों का, ये ग्रहों का राजा है ना। तो एक नंबर ग्रहों के राजाओं की तरह है। तो एक नंबर के जितने भी मूलांक वाले लोग हैं वो अक्सर सूर्य को लीड करते हैं, या उन्हें सूर्य लीड करता है, और वो सूर्य की तरह प्रकाशमान होते हैं। उतने एम्बिशियस होते हैं, उतने चमकदार होते हैं, और वो उतने ही अच्छे होते हैं। थोड़ी सी तपिश होती है, थोड़ा प्रकाश होता है, तो थोड़ा सा एंगर होता है, और वैसे मोटे तौर पर ये लोग काफ़ी सीरियस होते हैं। यदि हम 2 नंबर को बोले तो 2 नंबर चंद्रमा की तरह है। ये चंद्रमा की तरह खूबसूरत होते हैं, ठंडे होते हैं, और इनके पर्सनल रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं। ये लोग प्यारे होते हैं। देखिए, एक नंबर की खासियत ये है कि ये बड़ा आकर्षक होता है, और 2 नंबर की खासियत है कि ये बड़ा रोमांटिक होता है ना। तो एक नंबर सूर्य का और 2 नंबर चंद्रमा का। 3 नंबर बेसिकली जुपिटर का है। तो ऐसा माना जाता है कि 3 नंबर वाले लोग काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, अच्छे प्रोफेशनल्स होते हैं। और 4 नंबर आप जैसे लोग होते हैं, है ना, इनके बाल बड़े हैं और आंखें काफ़ी चमकदार है, और जो दिन रात खुली आंखों से सपने देख पाते हैं, और जो बड़े हीरो होते हैं, जो एक तरह से माइकल जैक्सन या फिर एक सिने स्टार होता है, तो ये उस तरह के लोग होते हैं। अगर हम पूरी मीडिया को देखें, सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट को देखें, तो ये सब राहु से गवर्न होने वाले हैं। इसलिए ज़्यादातर आप देखें, अगर आपको राहु को देखना हो इन दिनों में, तो आप किसी के बालों को देखिए, है ना। यदि बाल उलझे हुए हों, बाल बड़े हों, बालों में कायदे से कंघी न की गई, तो समझना ये राहु से रिलेटेड है। और आप देखेंगे कि वो बाल पे बार बार हाथ मारता है आजकल, ये नो, है ना। मेरे तो बाल ही नहीं है तो मैं तो कह ही नहीं सकता। बहरहाल वो जो करने वाले लोग हैं ना, ये, और थोड़ी थोड़ी देर में जुल्फों को ठीक करने वाले लोग हैं, ये सारे के सारे राहु से रिलेटेड है। इनमें मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। ये जो पब में दिखने वाली भीड़ है, हाँ, जो डांस करती है रात, जिनकी रातें काफ़ी अच्छी होती हैं, नाइट लाइफ एंजॉय करने वाली, ये राहु से रिलेटेड होते हैं। और फिर आता है नंबर 5। सर ये सबसे पावरफुल नंबर भी कहा जाता है कि पूरे 5 नंबर। हाँ, 5 नंबर को हम पावरफुल इसलिए कहते हैं क्योंकि
इसका संबंध बुद्धि से है ना। किसी की साइज बड़ी हो सकती है कोई, है ना, बट जिसकी बुद्धि की साइज बड़ी होती है वो दुनिया को लीड करता है। एग्जैक्टली अगर हम जापानी को देखें, चाइनीज़ को देखें, तो ये छोटी साइज़ के लोग हैं, बट ये बेहद जहील लोग हैं। तो इनके अंदर में बुद्ध लीड्स टू द नर्वस सिस्टम। ये आपके बुद्धि को, इसी से बुद्ध शब्द से बुद्धिमान बना और इसी से बुद्धू बना। तो ये समझ लीजिए बुद्धू का मार्केट कम होता है, बुद्धिमानों का मार्केट ज़्यादा होता है। और ज़्यादातर लोग चेहरे के अलावा जिस चीज़ से ज़्यादा प्रभावित होते हैं वो होता है बुद्धि, है ना। शायद चेहरे से भी ज़्यादा किसी से कोई चीज़ प्रभावित होती है तो वो बुद्धि। और मुझे ऐसा लगता है कि बुद्ध जो है वो बुद्धि को लीड करता है, इसलिए आमतौर पे ये सबसे पावरफुल प्लैनेट होता है। तो जितने भी बड़े डॉक्टर, इंजीनियर्स, इंक्लूडिंग पीएस त्रिपाठी, है ना, ये सारे के सारे बुद्ध से लीड होने वाले लोग हैं। देखिए है ना, ये क्योंकि बुद्ध का नंबर जो है वो 5 है। फिर आता है 6, इसको हम बोलते हैं द प्रिंस ऑफ न्यूमरोलॉजी, है ना। 6 नंबर जैसे होता है शुक्र का होता है, ये राजकुमार होता है। इसे रोमांस करना अच्छा लगता है, ये मौज करता है, फैंटास्टिक है, और इसकी बहुत सारी फ्रेंडशिप होनी चाहिए। ये बहुत एम्बिशियस होता है, थोड़ा कम काम करने वाला, या शुरुआत में स्ट्रगल करने वाले हो सकते हैं, पर अल्टीमेटली गोल यही रहता है कि दे जस्ट वांट टू इंजॉय दी लेविश लाइफ। वो एक बड़ी गाड़ी, बड़ी अच्छे परफ्यूम या एक अच्छे बंगले की कल्पना से काम करते हैं। ये एक 6 नंबर वालों का। फिर आप बात करते हैं 7 नंबर। 7 नंबर केतु का होता है। ये आमतौर पे बहुत मेहनती होते हैं, बड़े बड़े बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। मेरे गुरुजी कहा करते थे कि 7 इज़ अ डेविल ऑफ एफर्ट, है ना। ये 4 और 7 नंबर ये एक दूसरे से उलट है। अगर हम बोलते हैं डेविल ऑफ फैंटेसी, तो 7 नंबर जो है वो डेविल ऑफ एफर्ट है। ये दोनों डेविल हैं। हाँ, डेविल इसलिए क्योंकि कई बार जो मर्यादा की रेखा से ऊपर चले जाते हैं ये, है ना। यानी कई बार ये डिसिप्लिन को तोड़ करके डालते हैं, जैसे IAS, है ना। ये अच्छा एफर्ट नहीं कि लोगों को गोलियों से बोल दिया गया। तो ये ब्रुटैलिटी जो है ये केतु की होती है, निर्दयता होती है ना। राहु में फैंटेसी होती है ना, मगर केतु में सिर्फ निर्दयता होती है, क्योंकि सेंस नहीं होता। तो ऐसे लोग अच्छे कसाई होते हैं, अच्छे ड्राइवर होते हैं, अच्छे फाइटर होते हैं, ये अच्छे सैनिक होते हैं, है ना। जितने भी आप जो एडवर्स कंडीशन में काम करने वाले लोग हैं, ये सब केतु से रिलेटेड होते हैं। फिर नंबर आता है 8 का। सबसे बड़ी संख्याओं में अगर हम देखें तो ये 2 नंबर है, 8 और 9, है ना। 9 नंबर मंगल का और 8 नंबर शनि का। तो जो 8 नंबर है वो प्लैनेट ऑफ जस्टिस है। तो ऐसे लोग अच्छे जस्टिस होते हैं, अच्छे लॉयर होते हैं, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, अच्छे ब्यूरोक्रेट होते हैं। कुल मिलाकर के ये सोसाइटी को लीड करते हैं, और इनका पेशा जस्टिस होता है, सोशल जस्टिस, पर्सनल जस्टिस, क्रिमिनल जस्टिस, एनीथिंग। बट इनका संबंध जो होता है एडमिनिस्ट्रेशन से होता है। दे आर वेरी पावरफुल। कहीं बहुत भावुक होते हैं, कहीं दयालु होते हैं, कहीं पर ज़्यादा ही बहुत दयालु हो जाते हैं। तो डिपेंड करता है, क्योंकि इनके लग्न में शनि है तो इनका ईगो भी बहुत हाई होता है। इसे कई बार ये सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं। अब बारी आती है 9 की। 9 तो मंगल का रत्न, मंगल का जो प्रतीक है, और इस प्रतीक को अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि मार्स इज़ अ प्लैनेट ऑफ फायर, है ना। आग का गोला है ये, और ऐसे कहते हैं कि लाल रंग का है क्योंकि यहाँ पे तेजाब की बारिश हो रही है। तो बिल्कुल तेजाब की बारिश की तरह ये भी बहुत ज़्यादा आक्रामक होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, बहुत स्वस्थ होते हैं, फिट होते हैं, और ये भी कई बार एडवेंचर प्रोफेशन में होते हैं। जितने भी आपको सैनिक मिलेंगे या फायर स्टेशन में काम करने वाले, या जो लेबर्स होते हैं जो ना, दे नो फॉर देयर एफर्ट, तो वो ये सारे के सारे इस नंबर से लीड होने वाले होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि अब 0 नंबर का कोई एफर्ट नहीं, 0 नंबर भगवान का है, क्योंकि वो उसी तरह से कि वो जो सर्वव्यापी है उसका नाम 0 है। तो ऐसे मैंने आपको बताया कि 0 से लेकर के 9 तक नंबरों की जो वैरायटी है उसकी क्या खासियतें होती हैं। ओके। सर मैंने ये भी सुना है कि ऐसा भी कुछ एक इफेक्ट होता है, जैसे मेरा 31 है तो 3 और 1 की खासियत आएगी मेरे में, ये भी एक चीज़ होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हम
4 बोलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सिंगल नंबर है। 1 1 से गवर्न होगा, 2 2 से गवर्न होगा, 3 3 से गवर्न होगा। पर यहाँ पे कंपाउंड फिगर्स आते हैं, जैसे 11 1 1 2, ठीक है। तो इसका स्ट्राइकर 1 होगा, 1, है ना। तो ये किसी भी चीज को 1 से शुरू करेगा, माना सूरज की तरह ये लीड करेगा, और फिर ये कूल हो जाएगा। जैसे 3 और 1 4, तो इसका स्ट्राइकर होगा 3, है ना। तो ये नंबर इंटेलेक्चुअल से लीड करेगा, जैसे आप कर रहे हैं। 3 नंबर जो है जर्नलिज्म का है, पॉडकास्ट का है, एंटरटेनमेंट का है, एक अच्छे ओरेटर का है ना। जैसे हम 2 और 8, जैसे 2 और 8, तो इसमें 2 कंपाउंड है, 1 2 और 1 8, है ना। तो इसका जो स्ट्राइकर है वो मून होगा, है ना, और कंक्लूडर जो होगा वो मार्स होगा, है ना। और कुल मिलाकर के ये लीड करेगा एक नंबर। ये इस तरह से है ना, कि जैसे हम लौकी की बर्फी खाते हैं, है ना। तो एक कंपाउंड उसमें लौकी है और दूसरा मावा है, ठीक है। मगर कई बार हम पेठे का बर्फी खाते हैं, तो उसमें एक कंपाउंड पेठा है और दूसरा मावा है। एक बार हम वो डोडा खाते हैं, तो डोडे में एक कंपाउंड जो होता है वो दूध होता है और दूसरा कंपाउंड जो होता है वो बार्ली होता है, ठीक। तो इसी तरह से जो कंपाउंड नंबर्स हैं वो अल्टीमेटली अपने नंबर्स के साथ में रिएक्ट करते हैं, और अल्टीमेट गोल उनका मूलांक होता है 1 2 3 4। इस तरह से ये लीड करते हैं जी। तो सर मेरा तो 6 नंबर है, सीधा 6 0 6। 06 वालों को ऐसा हम कह सकते हैं कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं और बहुत लेविश लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, बहुत सिस्टमेटिक काम करते हैं, और आगे चल करके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। मगर 6 नंबर की अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ भी हैं। ये थोड़े से आराम पसंद, तो वो ये जो आराम पसंद की जो है वो इनकी मूल बातें होती हैं। इनकी ढेर सारी गर्लफ्रेंड्स होती हैं, ढेर सारी गाड़ियाँ होती हैं, और ढेर सारे बंगले होते हैं। और ये उस तरह की संडे के दिन तो संडे अलग, मंडे अलग, ट्यूसडे अलग, तो हर दिन को ये बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं। ये नंबर 6 की खासियत। मतलब सर, क्योंकि ना लगभग जैसे इनका एक क्वेश्चन था कि नंबर 6 से होते हैं, तो मतलब मैंने भी अपना क्वेश्चन आपसे पूछा। कई सारे चैनल्स पे हम कुछ अच्छा सुनते हैं, कई सारे चैनल्स पे हम कुछ अलग ही सुन लेते हैं। तो देखिए, अगर कहीं हम किसी भी एक कंटेंट के बारे में बात करें, अपन एक क्रिस्टल या एक एटॉम की बात करें, एक जगह की बात करें, है ना। जैसे मैं बोलता हूँ जहर, है ना, तो आपकी ग्रोसरी में हिट एक कंपलसरी प्रोडक्ट होता है ना। इसके अलावा आप रूम फ्रेशनर लाते हैं, वो रूम क्लीनर लाते हैं, वो फ्लोर क्लीनर लाते हैं, ये सब पॉइजन है ना। उसकी अपनी यूटिलिटी है। और डॉक्टर के यहाँ जाएं तो शुगर की बैड यूटिलिटी है, भाई शुगर नहीं खाना है। घी की बैड यूटिलिटी है, भाई घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। नमक की यूटिलिटी बैड यूटिलिटी है कि नमक से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। मतलब ऐसा कोई भी कण नहीं है जिसमें अच्छाई और बुराई ना हो। बुद्ध ने लिखा है प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत, माना एक जो तुम चाहते हो और दूसरा ठीक विपरीत जो कहना है तुम्हें, उसके साथ फ्री गिफ्ट देता है। जैसे कुछ भी कहें, कुछ भी, लाभ हानि। आपने कहा विष अमृत, आपने कहा दिन रात, तो दिन के साथ रात फ्री, मौत के साथ जिंदगी फ्री, जिंदगी के साथ मौत फ्री, लाभ के साथ हानि फ्री, है ना। तो ऐसे ही हर एक कंटेंट में अच्छाई और बुराई होती है। अच्छाई जो आप देखना चाहते हैं, बुराई जो भगवान देता है ना, वो आपको उसके साथ लेना होता है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। हाँ, हम एकांतवादी होते हैं। जब भी हम पेशे में होते हैं तो यूँ होता है कि जैसे किसी हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, डॉक्टर थे, तो मुझे शायद वो पॉडकास्ट देख रहे होंगे, और अगर वो देखेंगे तो शायद उन्हें समझ में आ जाएगा। चूँकि हमारा एक पेशा जो है वो काउंसलिंग का भी होता है, तो हम काउंसलिंग में आमतौर पे जब बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि भाई इट इज़ मोर देन
मी, तो मुझसे थोड़ा ज़्यादा है, तो इसे किसी अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है। तो हमारे कुछ डॉक्टर भी बड़े अच्छे मित्र हुआ करते हैं हमेशा पेशे के साथ ही। तो हमने उस क्लाइंट को अपने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि पंडित जी, ऐसा एक भी साइकियाट्रिस्ट नहीं है जिसको पेशेंट ने मारा नहीं हो। कल एक पेशेंट आया, उसने मुझे एक छप्पड़ झम से मारा, झम से मारा, झम से मारा। तो अब ये बात समझ में आई कि किसी भी पेशे में आपको पेशेगत बुराइयां और अच्छाइयां दिखती हैं। ठीक है, लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, साइकियाट्रिस्ट बनना चाहते हैं, मगर मेरे दोस्त का एक्सपीरियंस है कि ऐसा कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं है जो पेशेंट से गालियां नहीं खाया हो। राइट? तो जिस पेशे में आपको बहुत पैसा मिलता है, उस पेशे में गाली फ्री मिलती है ना। अब मुझे भी लगता है कि डॉक्टर साहब, जब मेरी माँ बीमार है तो मैं बहुत ज़्यादा डॉक्टर को कोसता हूँ कि जल्दी करो, फिर डॉक्टर भगवान तो है नहीं कि यूँ हाथ लगाए और पेशेंट ठीक हो जाए। तो उस समय उसे उसकी बुराई में देखने को मिलती है। तो हर पेशे में, हर जगह पर, हर समय में, हर आदमी में कुछ अच्छाई और कुछ बुराई होती है, और ये दोनों को ही लेकर के हम किसी को एक्सेप्ट कर सकते हैं। चाहे वो वक्त हो, चाहे वो आपका साथ हो, चाहे ये पॉडकास्ट हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, हर आदमी के अंदर अच्छाई और बुराई होती है, तभी वो संसार में जन्म लेता है। इसे लिखा है कि कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपत्तये, कि कर्म के प्रभाव के कारण ही लोग संसार में आए हैं। ये कर्म बंदा अच्छा भी होता है और बुरा होता है। जब अच्छा होता है तो हम उसको पुण्य कहते हैं, है ना। और तो पुण्य भी कलेश है। तथा संसार दुखानि तत्क्लेशे साधनम, कि बोला कि जो संसार है वो एक ऐसा मीना बाजार है जहाँ पे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों चल रहा है। डेबिट कार्ड में पैसे हैं और क्रेडिट कार्ड में उधार है ना। कि जो पैसे हैं आप उससे भी खरीदी कर सकते हैं, उधार में भी खरीदी कर सकते हैं। जो पैसे हैं वो आपका पुण्य है, मौज कर लीजिए। जो उधार है उसे आपको पटाना पड़ेगा। तो इस तरह का सीन आपको हर जगह ही देखने को मिलेगा। जी, मूलांक तो हो गया सर। अब जानना चाह रहे थे भाग्यांक। भाग्यांक क्या? भाग्यांक, अब जैसे सबको कैलकुलेट कर लेवे तो जो नंबर आता है वो भाग्यांक आता है। भाग्यांक अगर शुभ हो तो मान लेना चाहिए कि आपका जीवन अच्छा रहेगा। भाग्यांक अशुभ हो तो मान लेते हैं कि भाई उस तरह का स्ट्रगल होगा। जिस तरह मूलांक होता है उसी तरह भाग्यांक होता है। जिन स्वभावों से मूलांक को पढ़ते हैं उन्हीं स्वभावों के साथ भाग्यांक को पढ़ते हैं। अब आता है कि एनुअल ईयर, है ना, कि भाई अगर कोई 1 नंबर का साल चल रहा है, 1 नंबर वाले को फेवरेबल होगा, ऐसा। तो इस तरह से आप अंक गणित में ईयर के फ्लक्चुएशन और ईयर को डिफाइन। सर मतलब पूरे अगर हमारी जो डेट ऑफ बर्थ रहती है उसको ऐड करें, फिर जो नंबर आता है सिंगल डिजिट में, वो हमारा भाग्यांक कहलाता है। जी, तो सर एक बार इस पे भी थोड़ा बात करना चाहेंगे, क्योंकि सभी लोगों को ये थोड़ा इंटरेस्ट आ जाता है फिर कि मूलांक जान गए तो भाग्यांक भी जान ले, क्या रहता है, कैसा रहता है। के लिए देखिए कि यदि हम 1 से शुरू हो रहे हैं तो मतलब आप बड़े पॉपुलर होने वाले हैं। 2 से बड़े इमोशनल होंगे, काफ़ी ज़्यादा पेन होगा और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होगा। 3 बहुत मीडियम लाइफ रहती है, बहुत सुखी रहते हैं। 4 नंबर काफ़ी फ्लक्चुएशंस होती हैं। 5 नंबर ये लोग आमतौर पे काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं, तो ये काफ़ी सक्सेस होते हैं, पर इमोशनली काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। 6 नंबर इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि शुक्र का जो प्लैनेट है वो इन्हें इमोशनली हर्ट करता है। क्योंकि जैसे कुशाग्र ने एक गाड़ी ली, ठीक, तो गाड़ी गैराज से निकली और जैसे ही गैराज से निकली सामने से एक मर्सिडीज आई, तो वो सुख कम हो गया सर। कि मेरे पास में बलेनो तो है, बट मेरे पास में फेरारी नहीं है। ठीक है, तो वो दुखी होना शुरू होता है। फिर जब फरारी लेता है तो यार दिखता है मेरे पास में फरारी तो पर बेंज नहीं है। ठीक है, और जब बेंज आती है तो उसको लगता है यार मर्सिडीज क्यों नहीं है मेरे पास। तो आप देखिए जितने महत्वाकांक्षी लोग हैं उनको सब 40 कारें हैं, 50 कारें हैं। ये भी कार है, छोटी कार है, बड़ी कार है, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी। तो इस तरह से वो बहुत कलेक्टिव होते हैं। 7 नंबर वाले आमतौर पर काफ़ी टफ जिंदगी जीते हैं, क्योंकि एडवेंचरस होते हैं। 8 नंबर वाले
हानि लाभ के चक्कर में पड़े रहते हैं, सुख दुख के चक्कर में पड़े रहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा संसार में जस्टिस तो होता ही नहीं है। जितना जस्टिस है उतना ही इनजस्टिस है ना। अभी अगर ऐसे लाभ बोलें कि दुनिया में न्याय होता है, तो मैं कहूँगा कि उसी रेशो में अन्याय भी होता है ना। कि किसी वक्त ISIS का जो प्रिजनर है, किसी समय अमेरिका का जो प्रिजनर है, वो ISIS का चेयरमैन बन जाता है, हेड बन जाता है ना। तो न्याय तो नहीं हुआ होगा। हाँ, न्याय तो नहीं हुआ होगा। है भाई, हमारे यहाँ अजहर मसूद है ना, यहाँ का आतंकवादी है ना, यहाँ किडनैप हुआ और अजहर मसूद लश्कर तैयबा का हेड हो गया। तो अब सवाल ये है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं ये होती हैं, तो न्याय नहीं है ये, एक तरह का अन्याय है, पर वो एक साथ ही होता है। जिस जगह पे न्याय एग्जिस्ट करता है वहीं पर अन्याय एग्जिस्ट करता है, अगर बुद्ध सही है तो, है ना। अगर संसार में भगवान है तो, नहीं तो भगवान क्यों जन्म लेते हैं ना। जो भगवान ने दुनिया बनाई है, तो भगवान का जन्म क्यों होता है? जब अन्याय का एक्सेस हो जाता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्यात्मानमृषयाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि। इसका मतलब क्या हुआ कि एक जगह पे न्याय है और एक जगह अन्याय है। जब दोनों बराबर रहते हैं तो संसार ठीक चलता है, पर जब अन्याय बढ़ने लगता है तो दुखी होने लगते हैं लोग, और जब अन्याय बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो भगवान को आना पड़ता है। फिर वो अन्याय को कम करते हैं और न्याय को बढ़ाते हैं, तो एक बार फिर से एक अच्छी दुनिया की शुरुआत होती है। फिर उसके बाद में अच्छी दुनिया धीरे 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 पोल्यूट होती है, फिर अन्याय बढ़ता है, फिर अन्याय कम होता है, फिर भगवान जन्म लेते हैं। ऐसे ये भगवान का काम है, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल टाइम करेक्शन। ये संसार में चलता रहता है। अब हम चर्चा कर रहे थे 9 नंबर की। 9 नंबर यानी द प्लैनेट ऑफ फायर। तो ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनती होते हैं और अपने शारीरिक पुरुषार्थ से बड़ा कर पाते हैं। देखिए, सफलताएं सबकी ज़िंदगी में, मगर किसी ने इमोशनल काम करके, किसी ने फिजिकल काम करके, किसी ने लॉजिकल काम करके इस दुनिया में नाम कमाया है। तो जहाँ हम फिजिकल काम करते हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे वो फर्नेस में आग झोंकने वाला रहता है ना, भट्ठी में, फायरमैन, हाँ, या आग बुझाने वाला फायरमैन, या काम करने वाला मजदूर, ये सब फायरी है, ये सब मंगल से लीड होते हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे लोग शारीरिक श्रम करके और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो ये 1 से लेकर 9 नंबर का भाग्यांक है, और भाग्यांक का प्रभाव भी। सर मेरा भी ऐसा ही कुछ है, मतलब जैसे 4 नंबर मेरा मूलांक हो गया, 5 नंबर मेरा भाग्यांक हो गया। हाँ, 5 नंबर फिर देखते हैं, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ मरकरी। तो ऐसा बोलते हैं कि जो 4 नंबर वाला है वो इंटेलेक्ट वर्क करके और राहु के साथ एसोसिएट करके, और वो अपनी ज़िंदगी में बड़ा पॉपुलर होगा, बट ही विल बी एक्ट एज अ एंकर। एक अच्छे होस्ट की तरह वो, सूत्रधार की तरह वो एक कार्यक्रम को चलाता है, वो न्यूज़ में जाता है, वो मीडिया में जाता है, पब्लिसिटी में जाता है, और वो नाम कमाता है। तो 5 नंबर वाले लोग आमतौर पे बहुत अच्छे ओरेटर होते हैं, जैसा मैं हूँ। सर अब भाग्यांक भी हमारा हो गया है, तो जैसे कई सारी चीज़ें ऐसे होते हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो कई बार डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है। तो आप पंडित जी हैं, तो उन्हें कोई ऐसी रेमेडी बताइए जिससे क्या है कि वो उस डिप्रेशन को हैंडल कर सके। देखिए, अगर मैं अपनी पूरी ज़िंदगी का सार बताऊँ तो आप मुझसे ये पूछना चाहते हैं कि मेरी पूरी USP क्या है। मैंने पूरे जीवन में बस एक ही चीज़ सीखी है कि डिप्रेशन को कंट्रोल करना कैसे है। हाँ, इस वक्त में चाहे वो 1 नंबर वाला हो, चाहे 2 नंबर वाला हो, चाहे 3 नंबर वाला हो, चाहे 8 नंबर, चाहे 9 नंबर, हर आदमी डिप्रेशन का शिकार है कंपैरेटिवली, है ना। रामलाल 60% डिप्रेशन में है तो श्यामलाल 50 है, और किशन लाल 61 है तो मोहनलाल 65 है। बस यही फ़र्क है, पर डिप्रेशन सबके पास है। उसकी 2 बड़ी वजह है कि जो वक्त चल रहा है, जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे एसेट हैं। जब हम पैदा हुए थे तो मुझे याद है कि रेडियो हुआ करता था, एक रेडियो हुआ करता था, तो उसका लाइसेंस पड़ता था। एक साइकिल हुआ करती थी, और कुछ नहीं, वैसे खिलौनों की कोई दुकान नहीं होती थी, बड़ा ही पारा में गिल्ली डंडा मिलता था, और किराने की दुकान में कंचे।
बकाया कोई स्पोर्ट्स की दुकान में फुटबॉल मिल जाता था। मोटे तौर पर जो खेल होता था वो बड़ा इनोवेटिव होता था। एक रोए का सरिया होता था, बारिश का समय तो गड़ौला खेल लेते थे, 4 पत्थर लगाए तो पेट्रोल खेल लेते थे, 1 पत्थर से हम बिल्लस खेल लेते थे, 4 लोग मिल जाए तो फुगड़ी खेल लेते थे, कबड्डी खेल लेते थे, खो खेल लेते थे। हमारे जिंदगी में कहीं भी पैसा इन्वॉल्व नहीं था। स्कूल जाते थे तो पुरानी किताबें ले लेते थे, उसे पढ़ लेते थे। निब पेन होता था तो बाइक या पेन मैं ले लेता था, भाई को एक पेन होता था, उसकी किताबें मेरे, उसका पेन मेरा। तो इस तरह से हम एक उतरन भी चलता था। हाँ, वो एक समय था जब लोग हिंदुस्तान को उस तरह से नहीं देखे होंगे, पर मैंने हिंदुस्तान को उस नज़रिए से देखा कि जहाँ पर चीज़ें ही नहीं थी। वैरायटियाँ तो बहुत बड़ी बात है, चीज़ें ही नहीं होती थी। मगर आप जिस समय में खड़े हैं उस समय बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके लिए कैमरा है, अच्छे से अच्छा कैमरा है, कैमरे की 1000 वैरायटी है, मोबाइल की 1000 वैरायटी है, गाड़ी की 1000 वैरायटी है, कपड़ों की लाख वैरायटी है, खाने की 1000 वैरायटी है, छुपने की 1000 वैरायटी है, रेस्टोरेंट 1000 है ना, मॉल 1000 है, शहर 1000 है। तो कंजम्पशन बढ़ा है, और कंजम्पशन बढ़ा है, इच्छाएँ बढ़ी है, मगर उसे पूरा करने के लिए फिर बैंक बढ़े हैं। उधार ले लो, उधार ले लो, उधार ले लो, अच्छा ठीक है उधार लेते उधार लेते उधार लेते, और परिणाम ये होता है कि हम स्ट्रेस के शिकार हो जाते हैं। ये डेली रूटीन में है ना। मतलब ऐसा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसकी सिर पर उधार नहीं हो, उधार का टेंशन नहीं हो, है ना, इंक्लूडिंग अंबानी एंड अडानी ऑल्सो। मतलब चाहे छोटा हो या बड़ा, पैसे वाला हो या पावर वाला हो, टेंशन सबको है, सबको डिप्रेशन है। अब सवाल ये है कि आपने अपने पॉडकास्ट में सबसे ज़रूरी अहम चीज़ जो पूछी कि डिप्रेशन से कैसे बाहर आ सकते हैं। डिप्रेशन को हम लोग तनाव बोलते हैं, और तनाव से बाहर आने का एक ही तरीका है कि आप फिजिकली काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करें और थोड़ा सा शुगर लें। मूड ठीक करने के लिए आपको हमेशा शुगर का इस्तेमाल करना चाहिए। शुगर का अगर इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको शुगर, हाँ, कि तो टॉफ़ी खा लेते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा डिप्रेशन जो होता है वो बच्चों को होता है, और आप देखते हैं कि बच्चों को अगर हम टॉफ़ी दे दें तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, है ना। या फिर किसी अच्छे मौके पे कहते हैं कि भाई मीठा हो जाए। आपने कभी नमकीन हो जाए ऐसा नहीं सुना होगा ना, है ना। आइए कुछ मीठा हो जाए। तो ये मीठा जो है ना, ये असल में डिप्रेशन से बाहर लाता है। पर सवाल ये है कि अगर मैं शुगर का मरीज़ हूँ तो मीठा यूज़ नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में मुझे पूरी की पूरी तरह से अपने माइंड को एग्जॉस्ट करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर मैं बहुत मेहनत करूँगा तो निश्चित तौर पर जानिए कि मैं एंग्जाइटी से बाहर आऊँगा। एक दूसरी चीज़ है कि एंग्जाइटी कई बार रिजल्ट ओरिएंटेड भी होती है। माने जैसे आपका रिजल्ट ख़राब हो गया तो इसका मतलब है कि आपको ज़्यादा फोकस करना होता है। तो आप अपने टारगेट को लगातार पीछा करेंगे और खूब एफर्ट डालेंगे तो एंग्जाइटी से बचे रहेंगे। कई बार जो लाभ हानि से रिलेटेड रहता है, तो हम कई बार ऐसा टास्क करते हैं जो जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता है। आमतौर पे हम यूनिक करते हैं, और जब यूनिक करते हैं तो उसका परिणाम पहले नहीं होता है, उसकी करने वाले हम ही होते हैं, इसलिए उसका कोई असेसमेंट नहीं होता है, तो वो भी एक एंग्जाइटी देता है। तो ऐसी स्थिति में भी अपने लक्ष्य को लगातार भागना चाहिए, लक्ष्य के पीछे भागना चाहिए, इससे भी आपको एंग्जाइटी कम हो सकती है। और तीसरी चीज़ है कि अच्छे लोगों का साथ रहना चाहिए, कि आप इस समय जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो या बहुत तनाव हो रहा हो तो अच्छे लोगों को अच्छे लोगों से बातें सुने, सब अच्छा है ना, ऑल इज़ वेल, ये सुनने की आदि रहे, तो ये इसमें काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। और एंग्जाइटी का एक और अच्छा जो समाधान है कि आपको एक अच्छी नींद आनी चाहिए। अगर नींद आती है तो आधी बीमारियां ख़त्म, है ना। तो आपको अच्छी नींद आनी चाहिए, तो आप मोबाइल से थोड़ा सा दूर रहें, है ना। हालांकि ये वैसे ही है कि किसी बिल्ली से कहेंगे तुम दूध से दूर रहो ये हो नहीं सकता, पर ठीक है, हमें मोबाइल से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा गजेट है जिसमें हम दिन भर मैस्मराइज रहते हैं। इस गजेट से हम मैस्मराइज रहते हैं। जिसने भी ये गजेट बनाया, जिसने भी एलईडी स्क्रीन बनाया, ये एक्चुअली राहु से रिलेटेड है। फिर मैं आपसे कहता हूँ कि आपका बिजनेस ही राहु है है ना। वही करने वाले हैं कि हम वायरल करेंगे, और हम लोगों को बताएंगे कि देखो रात में आप बहुत जब परेशान हो तो आप हमारा ये कार्यक्रम देखें, है ना, क्योंकि हम आपको बताएंगे एंग्जाइटी का इलाज। एग्जैक्टली, और ये बताएंगे हम रात को 1 बजे। क्या बताएंगे? कि हम बता रहे हैं एंग्जाइटी का इलाज सुना। और अब ये कह रहे होंगे कि देखिए रात पूरी तरह से सोना चाहिए, है ना।
और हम उसे वायरल कर रहे हैं और लोग उसे खाली समय में देख रहे हैं और लगातार हमारी रीलें देख रहे हैं, है ना, और वो देख रहे हैं कि हम एंग्जाइटी का समाधान होता रहा है। तो भाई और बहनों, कोशिश करो कि हमारे इस कार्यक्रम को भी आप दिन दिन में देख लो, रात में नहीं, रात सोने के लिए और दिन जागने के लिए। एक सवाल जिससे बात हो रही थी सर कि हर साल का एक नंबर होता है, तो उस हिसाब से वो साल चलता है। तो ये 2024 कौन से नंबर से चलने वाला है या चल रहा है? सही किस नंबर से होगा, वह सीधा सा है, तो इसका 2 8 नंबर। इतनी देर तक मैंने ज्ञान बांटा था ना कि शनि जो है ये साल जो है जस्टिस का रहेगा। तो ये फ्रूटफुल रहेगा कि कैसा रहेगा, मतलब दोनों पढ़ाओ? कोई चीज फ्रूटफुल और खराब नहीं होती है। संसार में एक तरफ अच्छा होता रहता है, एक तरफ बुरा होता रहता है। ये संसार का क्रम है, चक्रारपंथी रेव गच्छति भारत। संसार चक्के की तरह चल रहा है ना। कहीं बहुत बारिश है, कहीं सूखा है, कहीं बहुत खुशी, कहीं दुख है ना। अब आप कल्पना करिए कि आप यहाँ पे जो ठंड पड़ रही थी वो आपने देखी, यूक्रेन में क्या हालत होगी। कल्पना कर सकते हैं आप कि यूक्रेन में जहाँ पे गोलियाँ चल रही हैं, जहाँ पे लोगों के घर उजाड़ हैं, हमास और जो इसराइल की लड़ाई है उसमें इजरायली सैनिक और हमास के सैनिकों का क्या हाल होगा। गलत सही की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है परिस्थितियों की, है ना। तो ये संसार है, ये इसी तरह से चलता है। संसार में रोज जो 200-250 ज्वालामुखी फटते हैं, छोटे होते हैं, आपको नहीं पता चलता है। संसार में, ब्रह्मांड में ढेर सारे परिवर्तन हो रहे हैं, वो चलते रहते हैं। सवाल ये है कि 8 नंबर किसका होगा? 8 नंबर जस्टिस का होगा, है ना। अब जस्टिस क्या है? हाँ भाई, कसाब को फांसी होगी। है? आपका पॉडकास्ट बहुत चलेगा, पीएस त्रिपाठी बहुत पॉपुलर हुआ क्योंकि वो काम कर रहा है ना। पर जो आलसी है वो दुखी होंगे, है ना, क्योंकि तो इसका मतलब ये हुआ कि इस समय रोजगार कम होगा तो स्ट्रगल ज़्यादा होगा। जो बहुत मेहनत करने वाले वो बहुत फायदे बनाएंगे, जो कम मेहनत करने वाले बहुत लॉस बनेंगे। तो इसमें सर कुछ ऐसा, कोई एक खास ऐसे मूलांक भाग्यांक वाले जिनके लिए ये काफ़ी अच्छा साल होने वाला है, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ये हमारे यहाँ नंबर से साल की अच्छाई नहीं है, काम से साल की अच्छाई है। क्या लिखा कि जो जस करें सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। भैया 2024 बहुत अच्छा साल है अगर मेहनत करोगे तो। अगर अच्छे काम करोगे तो 2024 बहुत अच्छा साल है। अगर पॉपुलर होने की कोशिश करोगे तो 2024 बहुत अच्छा साल है। अच्छे से पॉलिटिक्स करोगे तो 2024 अच्छा साल है। अगर बुरी पॉलिटिक्स करोगे तो 2024 बहुत बुरा साल है। ये ईयर ऑफ जस्टिस है। यहाँ पे होशियारी नहीं चलेगी, यहाँ पे काम चलेगा। जैसा काम वैसा परिणाम। तो इसलिए 2024 को लोग जस्टिस के नाम से जानेंगे। अब ये जस्टिस भी होगा, देखिए, इजराइल वर्सेस हमास का जस्टिस होगा, यूक्रेन वर्सेस रशिया का जस्टिस होगा, ये सब आप देखेंगे, राइट। और इसलिए इस साल को ईयर ऑफ जस्टिस के रूप में देखा समझा जाएगा। ये आपके लिए भी जस्टिस होगा कि अगर ये पॉडकास्ट आपको बहुत चलता है तो लोग बोलेंगे वाह ये तो बहुत अच्छा है और हमें आगे देखना चाहिए, है ना। और ये भी हो सकता है कि हमने बहुत मेहनत ना की हो तो हो सकता है यार बकवास है, इसे तो भूल के भी मत देखना, है ना। तो ये इस तरह की भी चीज़ हो सकती है। मतलब क्वालिटी ऑफ एफर्ट जो है वो रिकॉग्नाइज होगा, क्वालिटी ऑफ साइंस, जो साइंटिफिक इनोवेशन है वो रिकॉग्नाइज होगा, है ना। हमारी जो तकनीक है वो बेहतर होगी, हमारे जस्टिस का लेवल बेहतर होगा। इस साल में देश के अंदर या दुनिया में बहुत अच्छे जस्टिस के निर्णय आ सकते हैं, मगर साथ साथ में जस्टिस चलता रहेगा। सर, तो जैसे ये साल आपने बताया कि जस्टिस का है, तो फिर ऐसा भी होगा ना सर कि मतलब ऐसा रहता है कि मूलांक और भाग्यांक तो एक अलग है, लेकिन एक और बहुत मेजर चीज़ रहती है, वो है राशि। तो ये साल सर हम ये जानना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनके लिए बहुत बेटर होने वाला है, और थोड़ा कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनको थोड़ा परहेज करना पड़ेगा। इसलिए मैं फ़ोन उठा लूँ। जी। पता है, जैसे मुझसे ऐसा लगता है कि मैं एडिक्ट हो गया हूँ फ़ोन का, है ना। तो बहुत सारी जानकारियाँ मेरी इस फ़ोन में हैं। तो ये फ़ोन मेरा गुरु भी है, कई बार ऐसा लगता है जैसे गूगल गुरु होता है ना, वैसे फ़ोन गुरु है मेरा। अब आपने जहाँ राशियों के बारे में पूछा तो मुझे देखना पड़ेगा कि ये साल में ग्रहों की स्थितियाँ कैसी हैं। सबसे पहले मेष की बात करेंगे, है ना। मेष के लिए बात करेंगे तो मेष राशि वालों जातकों के लिए 2 बड़ी बातें होने वाली हैं। नंबर 1 कि लग्न में बृहस्पति है तो निश्चित तौर पर इस राशि वाले जातकों के लिए बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगा, है ना।
पर बार बार हुआ है तो यहाँ पे खर्चे थोड़े से ज़्यादा होंगे। अगर मेष राशि वाले जातकों के लिए हम देखें सूर्य बुध शनि दशम स्थान का मंगल, तो काम को लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न रहेंगे और उसमें एक अच्छी सफलता मिलेगी। मगर नींद की परेशानी या आकस्मिक खर्चे या थोड़ी सी रिबेल या थोड़ी सी यात्राएं मेष राशि वाले जातकों को हो सकती हैं। अच्छे और बुरे की चर्चा नहीं हो रही क्योंकि ये हमारे दर्शक तय कर लेंगे कि उनके लिए यात्रा कितनी जरूरी है। और मेष राशि वाले जातकों के लिए थोड़ी नींद की परेशानी हो सकती है, खर्चे थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, आकस्मिक हानियाँ हो सकती है, बड़ी यात्राएं हो सकती हैं, मगर लकी साल होगा। यदि नौकरी चाहिए, यदि पैसा चाहिए, शोहरत चाहिए, तो मेष राशि वाले जातकों के लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए 1 मई से पहले तक का समय बड़ा स्ट्रगल का रहेगा। अपॉर्चुनिटीज 1 मई के बाद मिलेंगी। मेष राशि वाले जातकों के लिए अपॉर्चुनिटी साल भर रहेंगी, है ना। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए हैप्पी ईयर शुरू होगा मई के बाद में, तो यहाँ पे उनको बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, मगर इन्हें साल भर शॉर्ट टर्म गेन हो सकता है, अनसर्टेन गेन हो सकता है, सट्टा लॉटरी MCX इधर उधर पैसा कमा सकते हैं अनलिस्टेड कामों से। फिर आता है मंगल, तो कुछ आध्यात्मिक काम में वगैरह आप रामलला के दर्शन करने जाएंगे, है कुल मिलाकर के कुछ स्पिरिचुअल वर्क भी होगा इस राशि में। कुछ लोगों की मोहब्बत की शुरुआत हो सकती है, कुछ लोग मोहब्बत में पंगे कर सकते हैं, कुछ लोग अपने पेरेंट्स को डिसोबे कर सकते हैं, कुछ लोग अपने बॉसेस को डिसोबे कर सकते हैं। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल जो है वो इस तरह का रहेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि बृहस्पति एग्जैक्टली अभी तो 11वें में 1 मई तक और उसके बाद में 12वां हो जाएगा। मतलब मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मई तक का समय जो है अच्छा है, पर मई के बाद में थोड़ा स्ट्रगल आएगा। और ये स्ट्रगल क्या होगा? पार्टनरशिप का, बिजनेस का, बॉसेस के साथ रिलेशन का, ब्ला ब्ला ब्ला। इस राशि में अगर हम देखें मिथुन राशि में, तो ऐसा लगता है कि शनि सूर्य बुध 11वें स्थान में है, यानी कुंभ राशि में है, तो मिथुन राशि वाले जातक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे और ये समय उनके लिए फायदेमंद रहेगा। मगर रूटीन उनकी थोड़ी सी हैक्टिक रहेगी और कमर का दर्द, बदन का दर्द, चोट पहुँच ये ज़्यादा लग सकती है। तो मिथुन राशि वाले जातकों को हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए और वृषभ राशि वाले जातकों को भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए अगर वो सनातनी हैं तो। इस्लाम के लिए वो गुरुवार का रोज़ा करें, 2 नंबर वाले वृषभ राशि वाले, और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मंगल का रोज़ा करना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक लाल चीज़ों की ज़कात निकालें और वृषभ राशि वाले जातक मिली चीज़ों की ज़कात निकालें, भी इनके लिए अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं कर्क राशि। कर्क राशि जैसे हिंदुस्तान में देखें तो लीडर राशि है। कर्क राशि वाले जातकों में एक सबसे अच्छा नाम है भगवान राम का। अब राम जी की कथा सुनने के बाद में कैसा लगेगा कि अच्छा है? नहीं, ऐसे लोग समाज के लिए अच्छे होते हैं। हाँ, कर्क राशि वाले जातकों का भी मैरिटल लाइफ अच्छा नहीं होता है ना। मैं भी कर्क राशि की हूँ, राम जी भी कर्क राशि की। जिनकी भी कर्क राशि, उनका 7th लॉर्ड हमेशा शनि होगा, उसके चलते टफ मैरिटल लाइफ होती है। आइडियोलॉजी बहुत ज़बरदस्त होती है क्योंकि इनका बृहस्पति जो है वो भाग्येश होता है। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय तो ठीक है, समय अच्छा है, बहुत अच्छा है, ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। मगर फिर वृषभ राशि में जब जाएगा बृहस्पति तो और भी अच्छा होगा, ऐसा मान सकते हैं। मतलब कर्क राशि वाले जातकों के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है, एक्सेप्ट उनका मैरिटल लाइफ की या उनका एसोसिएटेड लाइफ, यानी लाइक यू बोथ द फ्रेंड, अगर दोनों में से किसी एक की कर्क राशि तो पंगा होने वाला है। आमतौर पर यहीं ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है, तूने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, तो उसके साथ क्यों घूम रही थी। इसे बचने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप रिश्तों को स्पेस नहीं देंगे तो शायद रिश्ते नहीं चलेंगे। मंगल 7वें स्थान में मंगल है, तो मतलब जब आप प्रश्न कर रहे हैं तो वहाँ से आगे अगर मैं देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे एसोसिएट्स मिल सकते हैं अगर आप थोड़ा अपने एसोसिएट्स की इज्जत करें तो, है ना। तो ये ध्यान रखना होगा।
बात कर लेते हैं कि क्या करना पड़ेगा इनको। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए देखें कि किसी भी रिश्ते को संभालने के लिए इन्हों शनिश्चर का व्रत करना चाहिए और काले तिल का दान करना चाहिए। तो रिश्ते संभलेंगे। शनि का ट्रांजिट होगा मीन राशि में तो फिर चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। मतलब शनिवार का व्रत करें, लोगों के साथ जस्टिस करें। जस्टिस करने के लिए 2 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वितरणम दानम प्रोक्तम वैतरणीति, कि जब आप किसी से काम ले रहे हो तो उसको पे करने की तैयारी करें कि भैया मुझे पे करना है ना। बेटे डरिएगा मत, मुझे आपको पे नहीं करना है, मतलब आपको मुझे पे नहीं करना है, मगर ये पे करना है ना। कि यदि मैंने आपके साथ अच्छा किया तो आपको मेरे साथ अच्छा करना होगा, तभी आपका पेमेंट पूरा होगा। तो पे करना चाहिए किसी भी तरह से। थोड़ा सा एक्सेप्ट करें लोगों की गलतियाँ माफ़ करें तो साल बढ़िया रहेगा। बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि में 7वां शनि है, अच्छे एसोसिएट्स मिलेंगे, मगर जैसे ही मीन राशि में जाएगा शनि, वहाँ पे इनको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। पर बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि शनि बहुत समय तक अब यहीं रहने वाला है। मतलब अच्छे एसोसिएट मिलेंगे, बहुत सारे लोगों की लव लाइफ की शुरुआत होगी। भाग्य स्थान में बृहस्पति पड़े हैं, रूटीन काफ़ी हैक्टिक सा रहेगा। मंगल 6ठे स्थान में, हेल्दी रहेंगे। सूर्य इस समय तो शनि के साथ में है सूर्य, तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि यस, थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे फादर के साथ, बॉसेस के साथ, माना जा सकता है। तो कुल मिलाकर के सिंह राशि वाले जातकों के लिए साल अच्छा रहेगा अगर हम पर्सनल इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को हटा दें। पर फिर भी कुछ करना है अच्छा तो करना ही चाहिए। तो इनके लिए भी हनुमान जी का दर्शन करना, हनुमान चालीसा का पाठ करने से कहते नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा, दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। तो इस मंत्र का जाप करें, सारी परेशानियां दूर होगी। बात कर लेते हैं कन्या वर्गो यानी मेरी राशि। ये राशि मेरी है और मैं मान के चलता हूँ कि 12 राशियों में 2 ही राशि जो है वो ह्यूमन राशि, मिथुन और कन्या। तो आमतौर पे कन्या राशि और मिथुन राशि वाले जातक काफ़ी अच्छे ह्यूमन बीइंग होते हैं, काफ़ी अच्छी विज़न होती है। तो कन्या राशि वाले जातक क्या नहीं, मेरी राशि में बृहस्पति के भी अष्टम स्थान में है, तो लाइफ पार्टनर की हेल्थ या फिर उधार थोड़ा ज़्यादा हो सकता है क्योंकि शनि 6ठे स्थान में है। तो आप अपने काम को लेकर के जो लोन लेने वाले हैं थोड़ा सा अपनी कैपेसिटी पे लें। पार्टनरशिप में डिस्टर्बेंस आ सकता है, थोड़ा सा कंसिडर करें, एक दूसरे को माफ़ करें, काफ़ी अच्छा रहेगा। और इसके अलावा हम बृहस्पति को देखें तो बृहस्पति 1 मई के बाद भाग्य स्थान में जाएगा। मतलब मेरे जैसी राशि में जितने लोग हैं वो सब के सब मई के बाद में ज़्यादा खुश होने वाले हैं। इसका मतलब मई के पहले तक लगातार इन्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल हो सकता है। नॉट श्योर होगा ही, पर हो सकता है। तो इस राशि वाले जातकों के लिए क्या करना चाहिए? अगर वो सनातन को मानने वाले हो तो बृहस्पति के मंत्रों को जप करें, बड़ों का आशीष लें, है ना, गुड़ चने का दान करें और साथ में बृहस्पतिवार का व्रत करें तो काफ़ी फायदा होगा 1 मई तक। उसके बाद तो समय अच्छा हो जाएगा। बट शनि फिर 6ठे स्थान में होगा। यहाँ पर थोड़े से कमर का दर्द, बदन का दर्द, आर्थराइटिस जैसी परेशानियाँ हो सकती है और आपकी लाइफ में रिबिल्स काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। इसको संभालने की जरूरत पड़ेगी। मैंने बीते रात में 370 देखा, धारा 370। तो मेरी बड़ी आस्था हो गई कि किसी देश के लिए बहुत अच्छा सोचने वाले के पास बहुत सामर्थ्य भी होना चाहिए, क्योंकि किसी भी अच्छे काम को करने के लिए बहुत मेहनत लगती है ना, बहुत रिसर्च लगता है। आप लोग भी पॉडकास्ट के लिए कहाँ से ढूंढ के PS त्रिपाठी, उसका पूरा एक R&D है ना, है तो गूगल में मशक्कत की कि किसका बहुत अच्छा है। एस्ट्रोलॉजर काफ़ी आगे हैं, तो इनसे हम देखते हैं कि क्या है। फिर रील्स देखिए, इनके फ़ोटोज़ देखिए, हाँ, और फिर ये तय किया कि सब जाएंगे। फिर एक रिक्वेस्ट किया, है ना, फिर ये तय किया कि पंडित जी से पूछना क्या क्या है, फिर प्रोग्राम डिज़ाइन किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए जो समय है ये काफ़ी बेहतर है। थोड़ा सा संतान को लेकर चिंता हो सकती है, थोड़ी सी सिक्योरिटी, मगर आने वाला जो मई के बाद का समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। कर लेते धनु सिस्टेरियस की, जिसके स्वामी बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति अगर चौथे के स्वामी होकर पंचम स्थान में जाए तो भूमि वाहन मकान का लाभ इन्हें होता दिखाई पड़ता है। शनि तीसरे स्थान में बहुत जस्टिफाइड हो गए, बहुत इमोशनल हो गए, कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है। मंगल दूसरे स्थान में, तो ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टी के पंगे सेटल हो जाएंगे और साल इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। परेशानी होगी जब ये बृहस्पति वृषभ राशि में जाएगा, तो पेट की तकलीफ हो सकती है, माँ का स्वास्थ्य, या फिर इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टी के पंगे फिर से एक बार रीस्टार्ट हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है आने वाले मई के बाद 6 महीनों तक थोड़ा इन्हें स्ट्रगल करना पड़ सकता है। इनको भी वही एक सलाह है कि भाई गुरु जी का ध्यान रखो, गुरु मंत्र का जप करो, गुड़ चने का दान करो तो फायदा। बात कर लेते हैं मकर की।
एग्जैक्टली लग्न में मंगल पड़ा हुआ इन दिनों में, और इसे आमतौर पर मकर राशि और कुंभ राशि शामिल शनि होते हैं, मगर मकर राशि वाला सेनापति और कुंभ राशि वाला राजा होता है। मतलब मकर राशि वाले को बाय डिफॉल्ट स्ट्रगल करना पड़ता है, पर इसका मैरिटल लाइफ काफ़ी अच्छा रहता है, पार्टनर्स इन्हें बहुत अच्छे मिलते हैं। इस समय देखते हैं कि बृहस्पति इस समय मकर राशि वाले जातकों के लिए चौथे स्थान पे, सामाजिक तो प्रतिष्ठा हो सकती है, मगर पारिवारिक कलह की संभावना एकदम बन सकती है। जब ये पंचम स्थान में जाएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि धनु राशि वाले जातकों के लिए भूमि वाहन मकान की जो एम्बिशन है वो सारी पूरी होने वाली है। जहाँ तक सवाल शनि का, शनि तीसरे स्थान में, और राहु का स्टैंड देखना पड़ेगा। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि फैंटेसी बहुत ज़्यादा होगी, लाइक यू, है ना। तो उस फैंटेसी में बहुत अच्छा क्रिएशन हो सकता है, पर बच्चे जो फैंटेसी में पढ़ करके और अपने पढ़ाई से दूर हो सकते हैं, उनके लिए थोड़ा सा पैनिक होगा, तो यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। बात कर लेते हैं समाधान क्या करना चाहिए। तो इन्हें दत्तात्रेय कवच का पाठ करना चाहिए। दत्तात्रेय कवच का पाठ करने से इन्हें परेशानियाँ दूर होंगी। या बटुक भैरव मंत्र ओम ह्रीम बपटका आपद उदाहरण कुरकुर बटकाय बम ह्रीं ओम, इस मंत्र का जप करें तो फायदा होगा। बात कर लेते हैं कुंभ यानी एक्वायरेंस की। इस राशि में हम देखें कि शनि लग्न में बैठे हैं, बृहस्पति तीसरे स्थान में, बल्ले बल्ले कुल मिलाकर के इस राशि में 12वें स्थान का मंगल साल की शुरुआत में थोड़ा सा हेल्थ के इश्यूज दे सकता है, बॉसेस के साथ पंगा, मगर मंगल का ट्रांजिट आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। मगर इस राशि वाले जातकों को आने वाले 4-5 महीनों में एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, तो थोड़ा सा कूल रहे, काम रहे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बृहस्पति चौथे स्थान में होंगे तो पारिवारिक कलह की संभावनाएं थोड़ी सी बढ़ेंगी, मगर मुझे से लगता है कि रूटीन की इनकम काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहने वाली है। इस राशि में हम देखेंगे किसी प्रकार का शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन या लंबी यात्राएं आपके लिए फायदेमंद नहीं है। आपको चाहिए कि केतु के मंत्र का जप करें, थोड़ा सा गाय को गुड़ चना खिलाएं तो फायदा। बात कर लेते हैं मीन इन पैशंस की, जिसके बृहस्पति स्वामी हैं और ये अभी धन स्थान में है, दशमेश होकर के बैठे हैं, तो काम को लेकर, पैसे को लेकर के, बॉसेस की खुशी को लेकर के ये साल काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर बृहस्पति तीसरे भी जाएगा, यानी इमोशनली काफ़ी अपने आप को अच्छा फील करेंगे। शनि 12वें स्थान में शुरुआती दिनों में खर्च या नींद की परेशानी हो सकती है, कुछ लोग ऑर्थोपेडिक पेन हो सकती है। जहाँ तक सवाल मंगल का है तो इस राशि में 11वें स्थान में मंगल है, अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। यदि आप नौकरी पेशा की शुरुआत करना चाहते हैं या प्रमोशन चाहते हो तो ये साल आपके लिए कुल मिलाकर अच्छा रहेगा। लग्नस्थ राहु के कारण मुझे लगता है कि साल में निर्णय लेने में या हेल्थ के इश्यूज़ या फिर बहुत ज़्यादा एंगर क्रिएट हो सकता है। इस एंगर से बचना होगा, और इसके लिए इन्हें नित्य भगवान शिव का पूजन करना चाहिए और काले तिल का दान करना चाहिए, तो फायदा होगा। सर अब जैसे सारी बातें हो गई है, तो अब एक तरीके से हम पॉडकास्ट को एंड करते हुए भी जा रहे हैं, लेकिन 1-2 सवाल है सर जो लगभग लोग जानना चाहते हैं। आज के समय में काफ़ी सारे रेमेडी को भी फॉलो करते हैं वो लोग, कि कई सारी चीज़ें चल रही है कि पैसे कैसे कमाएं ज़्यादा, ऐसा क्या उपाय करें? क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि हाथ में कुछ नंबर लिखने से या कुछ चीज़ करने से कुछ लाभ मिलना शुरू हो जाता है। देख भी रहे थे तो उसमें एक ना कोई आके कोई 2 लोग थे, वो बोलते हैं कि पैसे कमाना है तो कॉन्वेलेक्सा 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 करो। तो उस पर वो काम करता है कि नहीं करता है सेंस में? देखो, बागी हो, मैं बहुत बागी हूँ, मुझे कबीर अच्छा लगता है। पाथर पूजा हरि मिले तो मैं पूछूं पहाड़। मैंने अपने परिचय में यही लिखा कि मेरे हाथ में कोई धागा नहीं, कोई ताबीज नहीं, है ना। होता होगा ऐसा, क्योंकि ज्ञान अनंत है। कॉर्नोलेक्सा या बोर्नवीटा, है ना, ये बोलने से शायद बोर्नवीटा बोलने से हेल्थ बढ़ जाती होगी, कॉर्नोलेक्सा बढ़ने से पैसा आ जाता होगा, या बूस्ट 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 करने से ताकत आ जाती है। शास्त्र ऐसा नहीं कहता। हम लोग सनातनी हैं और बकवास पे ध्यान कम देते हैं। गरुड़ पुराण के 16वें अध्याय में यही लिखा है कि इस धरती में प्रवंचकों से बचे, विडंबकों से बचे, विडंबनाएं हैं। जहाँ 4 वेद, 18 पुराण और 6 शास्त्र सिर्फ 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 कर्म की उपासना की बात कहते हैं, वहां पे कॉन्वेलेक्सा बोलना भी कर्म है, बट मुझे से लगता है कि ये अकर्म है। हमारे यहाँ पे गीता में अकर्म विकर्म और निष्कर्म कहा, तो हम लोग निष्काम भाव से काम करें, ये एक बात हो सकती है, या कारणीय सकर्मा है, जो करने योग्य काम हो करें।
तो ये कॉन्वलेक्सा करने से, हाथ में नंबर लिखने से किसी को नहीं आता। ये मैं अभी कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि जो जो ये पट्टी है ना, जो जो आप लोग इन्हें यूनिक बनाते हैं, है कि बेल के पत्ते को भगवान शिव में चिपका दो, है, एक लोटा पानी डाल दो, समस्या का हल हो जाएगा। चलो शास्त्रों के पीछे चलते हैं। राम जी की सीता का हरण हुआ, राम सेतु का निर्माण हुआ, रामेश्वरम की स्थापना हुई। भगवान ने एक लोटा जल चढ़ाया था कि नहीं? चढ़ाया होगा। जब भगवान शिव का स्थापन किया हुआ तो जल चढ़ाया होगा। शिवो जल प्रियम। सीता जी लौट के क्यों नहीं आई? अगर एक लोटा जल समाधान होता तो सीता जी को चलकर आ जाना चाहिए था। नहीं, हाँ, थोड़ा और पीछे चलते हैं। कृष्ण लाक्षाग्रह, शकुनी का षड्यंत्र, सब कुछ के बाद द्रौपदी का चीरहरण भी हो गया। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को कॉर्नफ्लेक्सा, बूस्ट, सिखा सकते थे हमें, हैं? भगवान ने गीता का उपदेश किया और अर्जुन को कहा कि युद्ध करो। तो हम जिस सनातन में रहते हैं उस सनातन में कॉर्नफ्लेक्सा या बूस्ट के लिए जगह नहीं। आप शुद्ध कर्म करो। याद रखना, कॉर्नफ्लेक्सा का जाप करने से आपको एक आध दिन फायदा हो सकता है, क्योंकि फिर अंदर के हाथ में बटेर की शिकार लग सकता है कभी धोखे से। पर कॉर्नफ्लेक्सा हमेशा आपको फायदा नहीं देगा, सनातन उपाय नहीं है इसका। शास्त्र में लिखा है कि अदत्त दाना च भवेत् दरिद्री। आप दान नहीं करते इसलिए आप दरिद्री होते। दरिद्र भावात करोति पाप, और दरिद्र होने के कारण पाप करते हैं। पाप प्रभावात नरकम प्रयान्ति, और इसी पाप के कारण नरक मिलता है। पुनः दरिद्री पुनः पाप, इसे बार बार दरिद्री होता है और पाप करते हैं। तो यदि आप सचमुच में पैसा कमाना चाहते हो तो आप खूब मेहनत करें और उस मेहनत के पैसे को जरूरतमंदों को बांट दें। किसान है, एक बाली उगाता है, उसका एक दाना फिर धरती पर बो देता है ना? उससे वो फल कमाता है। उसका कुछ हिस्सा गाय खाती, कुछ से चिड़िया खाती, कुछ हिस्सा गरीब लोग खाते हैं। कुछ से तेल मिलता है, कुछ से घी मिलता है, कुछ से दूध मिलता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा दानी किसान। और याद रखिए, किसान शब्द किशन से बना है और किशन शब्द कृष्ण का अपभ्रंश है। और कृष्ण ने आपको कॉन्वलेक्सा नहीं सिखाया, कृष्ण ने आपको बूस्ट और बोर्नविटा भी नहीं सिखाया। क्या? वसुदेव सुतम देव कंस चाणूरमर्दनम देव की परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। आप प्रस्थानत्रयी 3 ग्रंथों को अच्छे से पढ़ें, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता। इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ें। कम से कम आज के जमाने में आपको सत्य का अनुसंधान करना चाहिए। जहां असत्य का महिमा मंडन होता है, जहां झूठ का महिमा मंडन होता है, लोग झूठ सुनने आते हैं। आप एटलीस्ट भगवान के लिए सनातन में रहकर, भारत में रहकर धर्म को अगर सिखाना चाहते हैं तो हमारे प्रस्थानत्रयी ग्रंथों के सिद्धांतों का पालन करें। आप बच्चों को मत सिखाइए कि शिव जी के पीठ पर एक तीन बेल का पत्ता चिपका दीजिए शहर से तो उसका बच्चा पास हो जाएगा। नहीं पास होगा। और ये मत सिखाइए। ये शॉर्टकट कृष्ण जी ने नहीं सिखाया, ये शॉर्टकट राम ने नहीं सिखाया, ये शॉर्टकट परशुराम ने नहीं सिखाया, ये शॉर्टकट वशिष्ठ ने नहीं सिखाया, ये शॉर्टकट विश्वामित्र ने नहीं सिखाया। फिर आप गुरु लोग क्यों करते हो ऐसा? आप जब उन्हीं ग्रंथों की मीमांसा करते हो तो आपको ये बात कहने में क्यों तकलीफ होती है? फिर आप अपने आप को धर्मगुरु कहते हो। और इस तरह की धर्म की प्रवंचनाओं से हमें बचना चाहिए। यदि आप पैसा कमाना चाहते हो, यदि इज्जत कमाना चाहते हो तो शुद्ध कर्म करो, जीव दया करो, इसी से आपको फायदा होगा। सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज ये पॉडकास्ट में। बहुत कुछ सीखने को मिला कि कैसे इंसान आगे बढ़े और अपने कर्म पे ज़्यादा फोकस करे। बहुत बहुत ज़्यादा सर ग्रेटफुल हैं कि आप आए हमारे इस प्लेटफॉर्म में और काफ़ी सारे लोगों तक हमारा ये पॉडकास्ट जाएगा।
हम ये भी कहना चाहेंगे कि आप PS त्रिपाठी सर से खुद भी जाकर मिल सकते हैं। अवंती विहार में इनका ऑफिस है और ये आपको हर चीज़ों पर गाइड करेंगे सर। हाँ हर चीज़ों पर गाइड करेंगे। इससे मैं ये भी बता दूं कि हम आपको हिंट भी दे रहे हैं कि हम आने वाले समय में फिर से इनको बुलाने वाले हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक चीज़ों के लिए गुरु नहीं है। गुरु का नाम इनको मिला है, मतलब ये काफ़ी सारी चीज़ों की ज्ञाता हैं, इसलिए तो हम इन्हें दोबारा भी बुलाना चाहेंगे अपने पॉडकास्ट में। आप जाओगे तो फीस मैंडेटरी है, क्योंकि सर ने पहले जब हम पहली बार मिलने गए थे तो बता दिया था कि डॉक्टर भी अपनी फीस लेता है इलाज बताने की, पंडित भी अपनी फीस लेगा इलाज बताने की। मुझे ऐसा लगता है कि आपको फीस क्यों देनी चाहिए, है ना। मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत नाम है, शोहरत है, पर मैं पैसे आपसे फिर भी लूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब कभी भी कोई चीज़ आप क्रय करते हैं तो क्या लिखा कि क्रय करने के लिए आपको उसे कुछ देना चाहिए। 1 रुपए दें मगर आप दें, क्योंकि आप ले रहे हैं, है ना। वितरणम दानम प्रोक्तम वैतरणीयति। सिद्धांत है कि यदि आपने किसी से 1 गिलास पानी लिया तो उसे बदले में आभार जरूर व्यक्त करिए, यदि आपके पास कुछ नहीं है तो, क्योंकि उसने आपको कुछ दिया है। इसलिए सोसाइटी में जब कभी भी मुझसे या किसी से लें, है ना, तो एक तो थैंक्स बोलना मत भूलें, और दूसरा 1 सिक्का ही सही मगर उसे दें जरूर। मुझे सालों हो गया प्रैक्टिस करते, जब कभी भी हम लोग कथा करते थे या कुछ, तो बूढ़ी महिलाएं अपने कोच में तुलसी पत्र बांध कर लाती थी और वो भगवान को चढ़ाती थी। तो इसी ये पता चलता है कि आप प्रिपेयर होकर के आए हैं, मतलब आपने पहले देने की सोची और आप एक वृक्ष के पास गए और वहां से तुलसी का फूल वो तोड़ा और अपने कोच में बांधा और सबसे पहले चढ़ाया, उसके बाद में आपने ग्रहण करना शुरू किया। ददाति प्रतिगृणाति नान्यति च प्रसीदति। इस संसार में जब कभी भी आप किसी से कुछ लो तो पहले देने के लिए तैयार हो, या यदि आप किसी को दे रहे हैं तो उससे कुछ लेने के लिए एकदम तैयार हो, क्योंकि ये लेना देना ही आपको संसार में बनाए रखेगा। वरना आप ना भी दें, बात मेरे फीस की नहीं है, किसी की भी है। आप रिक्शे वाले को बैठ जाए रिक्शे में, भूखा है, परेशान है, जरूरतमंद है, वो आपको छोड़ भी देगा, पर आपके सिर पर उसका उधार रह जाएगा, ठीक है। इसलिए अगर आप किसी से कुछ भी लेते हैं तो देने की आदत डालो, वितरणम, ठीक है। फिर कोई जरूरतमंद मिले तो दानम, पर दान करते समय कभी उसका अपना परिचय नहीं देना कि मैं कौन हूं और मैं तुम्हें दोबारा कहाँ मिलूंगा, ना, अपनी पहचान छुपा कर देना। ये 2 चीजें आप हमेशा रखिए। मुझे शायद ना भी दे, मगर मेरे जैसा कोई दूसरा पंडित हो जो जरूरतमंद हो उसे जरूर दें, ये जरूर रखिए। थैंक यू सो मच सर कि आप आए और हमारे साथ ये सारी बातें की। मैं चाहूँगा सर कि आप फिर से नहीं, जब भी आप बुलाएंगे मैं जरूर आऊँगा, और मैं आप सभी दर्शकों का सम्मान करता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप अच्छा सुनने की इच्छा नहीं करेंगे तब तक लोग अच्छा कहेंगे नहीं। इसलिए जब तक आप सच सुनने की इच्छा नहीं करेंगे तब तक लोग सच कहेंगे नहीं। और यदि आपको लगे इस दुनिया में कि कहीं गलत है तो इस पॉडकास्ट के नीचे लिख दीजिएगा कि इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। अच्छा लगेगा, क्योंकि आपकी सहमति के साथ में आपकी मति और आपके प्रतिकार की भी आवश्यकता है। जितनी ज़रूरत आपके एप्रिसिएशन की है, करीब करीब उतनी ही ज़रूरत आपके द्वारा हमारे अंदर समाशोधन की है, बेहतरी की है। और हम चाहेंगे कि आप इस पॉडकास्ट के बाद नीचे आप अपने कमेंट ज़रूर लिखें कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। गालियाँ छोड़कर सब लिख सकते हैं। तो आप सबसे अब विदा लेते हैं और मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में।